माँ को अपने कमरे में सोते देख अमित का खून खौल उठा। वह चिल्लाते हुए बोला, माँ आपसे कितनी बार कहा कि बच्चों के कमरे में मत सोया करो, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। पूरे दिन खांसती रहती हो, जब भी तुम कमरे में सोती हो तब अजीब सी बदबू आती है। हर बार कमरे में सैनिटाइजर करना पड़ता है, कहीं बच्चे बीमार ना हो जाए। सीढ़ियों के नीचे थोड़ी सी जगह है, वहाँ कोने में क्यों नहीं जाकर सोती हो? पूरे घर में डेरा डालने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारा गाँव नहीं है। और ये क्या, तुमने अपना गंदा चादर मेरे बेटे को ओढ़ा रखा है। अगर बीमार हो जाएगा तो दवाई तुम नहीं दिलाओगी। अरे हमारे घर की नौकरानी भी तुमसे ज्यादा अच्छे से रहती है। बेटी की कड़वी बातें सुनकर मीरा जी की आंखों से आंसू बह निकले। अब घूर घूर कर क्या देख रही हो, जाइए यहाँ से। तभी बाहर से उसकी बहू कविता की आवाज आई, सुनिए जी, मैं रात को पार्टी में थक गई थी, मुझे आज कोई काम नहीं होगा। बुढ़िया से बोल देना घर का सारा काम संभाल लेगी। पत्नी की बातें सुनकर अमित अपनी माँ से बोला, माँ आपको सुनाई नहीं दिया क्या? आपकी बहू पार्टी से कितनी थकी हुई आई है। जाकर उसके लिए गर्म तेल लेकर आइए और कविता के पैरों में तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें माँ का दर्द का रत्ती भर एहसास नहीं होता। और क्या तुमने आज माँ की चादर ओढ़ने से तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसीलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में तुझे खुद से दूर नहीं किया, जब तुझे आए दिन खांसी जुकाम मलेरिया और न जाने क्या क्या बीमारियां लगती रहती थी। मैंने तो कभी तुझे अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया। और फिर तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़े लिखे इंसान तुम्हारे जैसे बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो लानत है तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा है अनपढ़ रह जाओ, वही अच्छा है। कम से कम वह अपनी सभ्यता संस्कृति को तो नहीं भूलता। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर इस दुनिया में अकेले लड़कर इस काबिल बनाया था? तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान को तार तार कर दोगे। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के सामने एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। इतना कहकर मीरा जी अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने इसके लिए, लेकिन आज इसने सारी हदें पार कर दी। मीरा जी ने कितनी दिक्कतों का सामना करके बेटी को पाल पोस कर इस काबिल बनाया था, ये उनका दिल ही जानता है। सौभाग्यवश पति की मृत्यु के बाद किसी स्कूल में मीरा जी को आया की नौकरी मिल गई, तो उनके बेटे अमित को भी स्कूल वालों ने फ्री में पढ़ाने का मौका दे दिया। स्कूल में एक कमरा मिल गया था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। स्कूल में साफ सफाई करके बेटे को पढ़ाया और नौकरी के बाद कविता से उसकी शादी कर दी। सोचा था कि बहू आएगी, इतने सालों में जो उसके अकेलेपन का दर्द सहती आ रही थी वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई कितना भी चाह ले उतना ही है जितना कि नसीब में होता है। धीरे धीरे बहू ने उसकी दुर्दशा करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर पाबंदी लगा दी थी। आज बहू बेटे की शादी की सालगिरह थी और वह अपने घर के बारे में छोटी सी कोठरी में लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। मीरा जी अपनी खटिया पर लेटी थी, तभी दरवाजे पर एक जोर का झटका लगा। दरवाजा खुल गया। दो आदमी मीरा जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे में रख दिए। मीरा जी हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा है? हमें इस कमरे को पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसीलिए तुम्हें हटाया है अम्मा। एक आदमी ने कहा, पंखा खोलने भेजा है? पर किसने भेजा है? बहू ने भेजा है क्या? मीरा जी ने पूछा। तब तक कविता उस कमरे में आकर बोल दी, जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में लगाना भी है, थोड़ी देर में मेहमान भी आने लगे। बहू यह पंखा खुलवाकर कहाँ ले जा रही हो? और फिर मैं बिना पंखे के कैसे रहूंगी? इतनी गर्मी है। पहले मेरा कमरा छीन लिया, ये खटिया लगवा दी जिससे मेरे कमरे का दर्द बढ़ता चला गया, और ऊपर से ये पंखा भी ना रहेगा तो मैं कैसे सो पाऊंगी? मीरा जी ने तो अपने बहू कविता से झल्लाकर बोली, ए बुढ़िया, तुझे जो छत और 3 पैर का खाना मिलता है उसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए महारानी को। पता भी है कि इतनी बिजली का बिल आता है, पर तुझे क्या पता होगा, दिन भर पड़े रहना है और चरना है। इसके अलावा काम भी क्या है तेरे पास? मीरा जी बेचारी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और वापस जाकर अपनी खटिया पर बैठकर पसीना पोंछने लगी। आज घर में पार्टी थी। मीरा जी के बेटे बहू की शादी की सालगिरह थी। उसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। जहां घर के कोने कोने को रोशनी और पंखे से सजाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर मीरा जी के कमरे में पंखा भी हटा दिया गया था। कविता और अमित भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे कि तभी हलवाई आकर कविता जी से बोला, मैडम अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया, तो मैंने किसी और से बात की है, वह अभी आता होगा।
पर वह बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसीलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देता हूँ। पर मुझे एक और सहायक की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे किसी काम के लिए सहायक चाहिए। कविता ने पूछा। तो हलवाई बोला, सब्जी काटने, जूठे बर्तन धोने और झूठी टेबल पोंछने के साथ साथ पूरियां बेलने के लिए भी एक सहायक की जरूरत पड़ेगी। हलवाई ने कहा। तो कविता बोले, तुम चिंता मत करो, अपने उस आदमी को आने से मना कर दो, मेरे पास एक सहायक है जो ये सारे काम अकेले ही कर देगी। कहकर कविता थोड़ी देर में मीरा जी को लेकर आई और बोली, ये लो, ये तुम्हारी सहायक को। अरे मैडम, कहाँ से ले आई हैं आप इस बेचारी को? ये इतना काम कैसे करेंगी? काफी बुजुर्ग है, इतने बड़े बड़े पतीले क्या ये धो पाएंगी? तुम्हें सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और इसका काम बता दो। ये कहकर कविता वहाँ से चली गई। इधर हलवाई ने मीरा जी से कहा, अम्मा जी, तुम यहाँ बैठकर ये सारी सब्जियां काट दो। वहाँ सब्जियों के ढेर पड़े थे। ये देखकर मीरा जी इधर उधर देखने लगी। तभी हलवाई बोला, माँ जी, इतनी सब्जियां काट लोगी ना? अच्छा ये बताओ, घर में और कोई नहीं है क्या जो तुम इस उम्र में ये काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो, हलवाई ने कहा। तो मीरा जी बोली, क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को भी हार माननी पड़ती है। मुझे जो अभी यहाँ छोड़कर गई है ना, वो मेरी अपनी बहू है। क्या वो तुम्हारी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर भी नौकर का काम कर रही हो? पर क्यों माँ जी? उस हलवाई ने कहा। तो मीरा जी ने मासूमियत तो होकर बोली, तुम मुझे मालकिन बता रहे हो? मैं एक बुढ़िया हूँ बेटा, जिस पर मेरे बेटे बहू मुझ पर एहसान कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देते हैं तो क्या हुआ? फिर अगर वो चाहे तो बासी क्यों ना हो, पहने को कपड़े देते हैं तो क्या हुआ? फिर चाहे वो फटे पुराने क्यों ना, रहने को घर दिया हो, फिर चाहे वो घर के सारे मुझसे ही करवाने क्यों ना पड़े। इस उम्र में बच्चे से इतना एहसान मिल रहा है तो क्या ये कम है? आखिर इस दिन के लिए तो माता पिता अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं। ये कोई नहीं कर सकता। वह लाठी आपको सहारा देगी या आपके ऊपर ही पड़ेगी। हलवाई मीरा जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी मीरा जी बोली, चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है ये बता दो। भाई बुजुर्ग हड्डियां हैं, थोड़ा धीरे काम करेंगे। उस पर भी अगर हम बातें करने में लग जाए तो काम में और देर हो जाएगी, जिस पर तुम्हें तो थोड़ी फटकार मिलेगी, पर मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना शुरू हो गया। तभी कविता रसोई से आकर बोली, सुन बुढ़िया, तुझे किसी भी हालत में बाहर नहीं आना है। मैंने सारे मेहमान से कह दिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसीलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखाना। ये कहकर कविता बाहर चली गई। उसके बाद पार्टी शुरू हो गई। पूरी रसोई में बैठे बैठे मीरा जी का हालत खराब हो रही थी। ऊपर से उनसे लगातार काम करवाया जा रहा था। हलवाई तो बीच बीच में बाहर जाकर पंखे के बीच में बैठ जाता था, लेकिन मीरा जी को बाहर जाने को भी इजाजत नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई ने आकर कहा, अम्मा, बस पार्टी खत्म ही समझो, अब तुम भी खाना खा लो, फिर बाहर जाकर थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो मीरा जी को बहुत लगी थी। सुबह से रसोई में रहकर भी उन्होंने एक निवाला तक नहीं खाया था, क्योंकि कविता की नजर उन्हीं पर थी। वह सारे मेहमान चले गए तो कविता रसोई में आई। उसने हलवाई को पैसे दिए। इस पर हलवाई बोला, मैडम, बर्तन को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और अपने श्यामू को भी कुछ दे दीजिए, वह सारे बर्तन धो देगा। ये सुनते ही कविता भड़क गई। किसी को कुछ नहीं दूंगी। जब बर्तन धोने वाली मेरे पास है तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूं? अपने सामू से कह देना कि जो खाना बचा है वो ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हलवाई बोला, पर मैडम, इतने बड़े बड़े बर्तन वो बेचारी अम्मा कैसे धोएगी? जब पार्टी में इतने पैसे खर्च हुए हैं, वहाँ थोड़े से और खर्च हो जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? बेचारे उस गरीब को भी भला हो जाएगा। कविता गुस्से में बोली, तुम्हें बड़ी पड़ी है इस बुढ़िया की? तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल गए ना, अपना रास्ता नापो। मैं यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठी और इतना खाना तो दे रही हूँ ना मुफ्त में, इसका कोई मोल नहीं है क्या? अरे, इसकी पूरी साल की कमाई में भी ऐसा खाना कभी नहीं खा पाएगी जो मैं इसे यूं ही दे रही हूँ। हलवाई ने फिर से कहा, पर मैडम, अम्मा ने तो अब तक कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से काम में लगी हुई थी, और जब इतना खाना बच ही गया तो इनके लिए भी थोड़ा रख लीजिए। कविता चिल्ला उठी, तुम यहाँ से जाती हो या नहीं, वरना तुम्हारे हिस्से का भी खाना ले लूंगी। वैसे भी ऐसा खाना बुढ़िया को पछता नहीं है। हलवाई बेचारा चुप रह गया। उसने मीरा जी को दया भरी नजरों से देखा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कविता बोली, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ, सारे बर्तन धोने हैं और उसके बाद यहाँ की सफाई भी करनी है। मीरा जी बोली, बहू, तुमने तो सारा खाना दे दिया, मैं क्या खाऊंगी? मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया, पहले काम खत्म कर, फिर दूंगी खाना। मुझे पता है कि अगर पहले खाना खा लिया तो काम सुस्ताकर करेगी, इसीलिए पहले काम बाद में खाना। पर खाना तो तुमने सब दे दिया। मीरा जी ने कहा, ओ बुढ़िया, तुझे क्या लगता है आज घर में पार्टी है तो तुझे भी दावत मिलेगी? तेरा खाना फ्रिज में रखा है, कल की बासी दाल चावल। बड़ी आई हलवा पूरी खाने।
जाने। इतना कहकर कविता वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मीरा जी अपने आंसू रोक ना पाई। सुबह से काम कर रही थी, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला और बदले में मिला क्या? वो बासी दाल चावल। आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं? सोचते हुए जूठे बर्तन समेटने लगी। तभी उन्होंने एक बड़े पतीले को ढक्कन खोला तो हैरान रह गई। उसमें थोड़ा सा खाना बचा था। वो समझ गई ये हलवाई की दया है। उसने सारा खाना लेते समय उसके लिए थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था। मीरा जी ने जल्दी जल्दी वो खाना खा लिया और मन ही मन हलवाई को दुआ दी। दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा? क्या मीरा जी की ऐसी ही दुर्दशा होती रहेगी या उनकी बहू सुधर जाएगी? कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।